मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन प्राचीन भारतीय इतिहास में टॉपिक पढ़ रहे हैं गुप्तोत्तर काल, यानी ये टॉपिक हमारा चल रहा है। कौन सा? गुप्तोत्तर काल चल रहा है, जिसमें अलग अलग वंश पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पुष्यभूति वंश पढ़ा था, फिर हर्षवर्धन वाला पढ़ा था ना, पुष्यभूति वंश। ठीक है ना। उसके बाद में आगे जो वीडियो है उसमें अपन ने पढ़ा था परमार वंश। तो परमार वंश अपन लगभग पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा रह गया था भोज परमार वाला। ठीक है ना, तो वो आगे पढ़ते हैं। तो भोज परमार, ये चालुक्य वंश है, ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे। ये चालुक्य वाला चल रहा है, स्लाइड उसी की है। ये वागपति मुंज पढ़ लिया, सिंधु राज पढ़ लिया, भोज परमार ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भोज परमार है, उसके बारे में मैंने बताया था पीछे आपको वीडियो में कि सबसे विद्वान शासक था। मैंने इसके निर्माण भी बता दिए, हालांकि पूरे निर्माण नहीं बताए, कुछ और थोड़े एक्चुअल में पुस्तकें बता दी थी मैंने आपको। ठीक है ना, महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। इसके बाद में जो भोज परमार है उसके बारे में याद रखना कि भोज परमार ने, मैंने पहले ही बता दिया था कि राजधानी किससे बनाया था इसने, दारा को राजधानी बनाया। ठीक है ना, दारा को राजधानी बनाया था। दारा में इसने निर्माण करवाया था भोजशाला का। भोजशाला का इसने निर्माण करवाया था, जो कि क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला, यानी संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। किसने? भोज ने, जिसका नाम क्या रखा गया था? भोजशाला रखा गया था। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे करवाया था? धारा में करवाया था। दरअसल इसमें ना कई जगह से जो विद्यार्थी ने वो अध्ययन करने आते थे, इसलिए आपको याद रखना है कि जो दारा है ना, वो उस समय मध्य भारत में, दारा मध्य भारत में शिक्षा का प्राचीन काल का सबसे बड़ा केंद्र था। यानी प्राचीन काल में मध्य भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? दारा। कैसे था? मैंने भी आपको बताया कि दारा में जो पाठशाला खुलवाई गई थी, भोजशाला, जिससे संस्कृत पाठशाला थी, तो उसके कारण यहाँ पर कई विद्यार्थी आते थे, और जो विद्यार्थी थे ना, उनके द्वारा यहाँ पर अध्ययन किया जाता था, जिसके कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी संस्कृत पाठशाला। ये जो संस्कृत पाठशाला है ना, इसमें एक मूर्ति रखवाई गई थी जो सरस्वती के समतुल्य थी, जिसे वाग्देवी कहते थे। वैसे तो सरस्वती की थी ये, लेकिन ये वाग्देवी नाम से जानी जाती थी। और ये वाग्देवी है ना, ये शिक्षा की देवी के रूप में प्रसिद्ध थी, यानी शिक्षा की देवी के रूप में प्रसिद्ध मानी जाती थी। ठीक है, दरअसल ये जो वाग्देवी की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई थी, वाग्देवी की जो प्रतिमा है ना, उसकी प्रतिकृति का प्रयोग वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार में किया जाता है। यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना, तो उस पर जो ऊपर लगी होती है मूर्ति, वो इसी की प्रतिकृति मानी जाती है। ठीक है ना, इस वाग्देवी की। ज्ञानपीठ पुरस्कार समझते हो ना, जो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो उस पर जो प्रतिकृति है वो इसी की लगी होती है। इसके बाद में याद रखना है कि ये जो मूर्ति है ना, ये वर्तमान में भारत में नहीं है, अंग्रेज ले गए इसे। ठीक है ना, अंग्रेज ले गए अपने देश में। ठीक है ना, तो वर्तमान में ये रखी गई है लंदन में। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पे है? लंदन में। एक्चुअल में ऐसी मान्यता है कि अब भी जिस स्थान से मूर्ति उठाई गई थी, अब भी वहाँ पे मूर्ति नहीं है, काल्पनिक मानकर ही उसे पूजा जाता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर उसी मूर्ति को रखेंगे। ठीक है ना, तो उससे ही पूजा जाता है। तो ये अभी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ये धारा में भोजशाला अब भी बनी हुई है। हालांकि बाद में यहाँ पर किसी मुस्लिम की दरगाह भी बन गई थी, इसलिए यहाँ पर दरअसल पीछे क्या हुआ कि बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार आ गया था, तो इसलिए यहाँ पर स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी। सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो गया था, क्योंकि मुस्लिम इस क्षेत्र पर अपना दावा जताते हैं, हिंदू अपना दावा जताते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भोजशाला है लेकिन पहले ये किसने बनवाई थी? भोज परमार के द्वारा ही बनवाई गई। उसके बाद जो भोज परमार है ना, उसने गुजरात पर भी आक्रमण किए थे। कहाँ पर किए थे? गुजरात पर।
गुजरात पर आक्रमण किए। सबसे पहले भोज परमार ने हराया था गुजरात में वल्लभराज को, वल्लभराज नामक शासक को। फिर इसने हराया था दुर्लभराज को। फिर इसने भीमदेव फर्स्ट को भी हराया था। यानी 3 बार गुजरात पर आक्रमण किया था और तीनों बार हराया गया था। किसके द्वारा? भोज परमार के द्वारा। भोज परमार ने कलचुरी के शासक, कलचुरी है ना, ये कहाँ पड़ता है? कलचुरी त्रिपुरी क्षेत्र का एक वंश था जो एमपी में, यानी एमपी में कौन सा वंश? कलचुरी वंश। यहाँ के शासक जिसका नाम था गांगेय, इसे भी पराजित किया था। ठीक है, दरअसल इसने दक्षिण में एक शासक था तेलंग, उसे भी पराजित किया था। तो अब दरअसल क्या है कि एक गुट बनाने की कोशिश करते थे, कौन? तेलंग और गांगेय। तो इसलिए वहाँ पर एक कहावत प्रचलित थी कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तेलंग। और गांगेय तेलंग है ना, टूटते टूटते गंगू तेली बन गया। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कहावत इसी राजा की है। जो भोज है ना, ये भोज परमार जो अपन पढ़ रहे हैं, इसी राजा की कहावत है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो गंगू का मतलब तो गांगेय और तेली का मतलब तेलंग। हालांकि एक और कथा और जोड़ देते, लोग जोड़ देते हैं, आपको ही पता है। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि एक बार क्या हुआ कि भोज है ना, उसने कोई महल बनाया था। तो ये कहा गया कि ये महल है ना टूटेगा, क्यों? बार बार गिर जाता था। तब किसी ने कहा कि यदि कोई औरत अपने नवजात शिशु के साथ यहाँ पर है ना बलि दे देना, तब ये नहीं गिरेगा, बलिदान दे दे। तो एक और तैयार हुई, उसका नवजात पुत्र था, दोनों को वहाँ पे चुनवा दिया गया। ठीक है, बाद में दरअसल वो जो बच्चा था ना, वो गंगू तेली नाम के व्यक्ति का था। गंगू तेली है ना, वो कहने लगा कि राजा काम तो मैं ही चलाता हूँ, ठीक है ना, ऐसे कहने लगा। तब वहाँ पे फिर कहते हैं कहावत प्रचलित होगी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों ही बातें हैं, लेकिन मैन यही मानी जाती है, क्योंकि इनको हराया जरूर था इसने, गांगेय को और तेलंग को। और इतिहासकार तो यही कहते हैं, गांगेय और तेलंग से नाम क्या पड़ गया? गंगू तेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो इस तरह से जो भोज है ना, वो काफ़ी प्रसिद्ध बन चुका था। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। दरअसल मैंने बताया आपको कि जो भोज है ना, उसने राजधानी किससे बना दिया था? दारा को। एमपी में पड़ता है ना, जो वर्तमान में जो धार जिला है ना, उसे ही क्या कहते थे? धारा कहते थे। ठीक है, इसने दारा में है ना एक संस्कृत पाठशाला भी खुलवाई थी भोज ने, जिसे क्या कहा गया था? भोजशाला कहा गया था। दरअसल जो दारा है ना, वो प्राचीन काल में मध्य भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। ये जो भोजशाला है ना, यहाँ पर एक मूर्ति रखवाई गई थी, किसकी? वाग्देवी की। और ये जो वाग्देवी है ना, इसे शिक्षा की देवी कहा जाता था। वाग्देवी की जो प्रतिकृति है ना, उसका प्रयोग वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी किया जाता है। दरअसल जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में होता है? शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद में ये जो मूर्ति है ना, ये वर्तमान में यहाँ पे नहीं है। दरअसल इसे अंग्रेज ले गए थे, और वर्तमान में ये जो मूर्ति है ना, ये लंदन संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, इसके बाद जो भोज परमार है ना, उसने गुजरात पर भी आक्रमण किए थे। गुजरात में सबसे पहले वहाँ के शासक वल्लभराज को हराया, फिर यहाँ का शासक दुर्लभराज बना, तो फिर उसे हराया, फिर यहाँ का शासक भीमदेव फर्स्ट बना, फिर इसे हराया। यानी 3 बार इसने गुजरात के चालुक्यों को पराजित किया था। किसने? भोज परमार ने। भोज परमार है ना, इसने त्रिपुरी के कलचुरी शासक को हराया, जिसका नाम था गांगेय। और इसने दक्षिण के भी एक शासक को हराया था, जिसका नाम क्या था? तेलंग। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो भोज परमार है ना, उसने बड़ी विजय दर्ज की थी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी विजय दर्ज की गई थी, किसके द्वारा? भोज परमार के द्वारा। इसके बाद में जो भोज परमार है, उसके विरुद्ध गुट बनने प्रारंभ हो गए, और ये अंत में गुट बनाया त्रिपुरी, मैंने बताया था ना एमपी में है। यहाँ पर कलचुरी वंश के शासक, जिसका नाम था लक्ष्मीकरण, और गुजरात के चालुक्य वंश के शासक, क्या नाम था? भीमदेव फर्स्ट। उन्होंने मिलकर के गुट बनाया दोनों ने। ठीक है ना, और दोनों ने मिलकर 1055 ईस्वी में
दारा पर आक्रमण कर दिया। दारा पर आक्रमण कर दिया गया। भोज था ना, उसकी मृत्यु हो गई और दारा को इन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है ना। तब दरअसल कहा गया कि आज भोज के मरने से जो दारा है ना पूरी तरीके से अनपढ़ हो गई है, विद्या विहीन हो गई है। ठीक है ना, ये कहा गया था। तो इस तरह से यहाँ पर परमारों का अंत फिर प्रारंभ हुआ। फिर जो शासक थे ना, ये केवल अवंती तक ही सीमित रह गए थे। दरअसल इनका शासक यशोवर्मन हुआ था। यशोवर्मन को हराया था जय सिंह सिद्धराज ने। और इससे पहले एक और शासक हुआ था नरवर्मन। नरवर्मन है ना, उसका संघर्ष हुआ था चौहान शासक, वो अपन चौहान वंश में पढ़ लेंगे, जिसका नाम था अजयराज चौहान। ठीक है ना। तो उसके बाद में इनका जो अंतिम शासक है ना, वो माना जाता है महालभदेव। क्या नाम था? महालभदेव है ना, ये इनका अंतिम शासक था। तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में? परमार वंश के बारे में, जो मालवा का परमार था। तो याद रखना है कि अंतिम भोज है ना, उसके अंतिम समय में उसके विरुद्ध गुट बना लिया गया। किसने बनाया था? त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मीकर्ण ने और गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमदेव फर्स्ट ने, इन्होंने गुट बनाया था। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के 1055 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहाँ पर? धारा पर आक्रमण किया गया था। आक्रमण के दौरान ही जो भोज परमार है ना, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद में इन दोनों ने मिलकर के जो दारा है ना, उसे नष्ट कर दिया। ठीक है ना। इस तरह से परमारों का अंत होने लगा। इसके बाद में इनका जो राज्य था वो अवंती तक ही सीमित हो गया था। नरवर्मन का संघर्ष हुआ था इनके शासक, जिसका चौहान शासक अजयराज से, जबकि यशोवर्मन है ना, उसका संघर्ष हुआ था जय सिंह सिद्धराज से, जो कि गुजरात का चालुक्य शासक था। इनका जो अंतिम शासक है ना, वो माना जाता है कौन? महालभदेव माना जाता है। तो ये हो गया अपना कौन सा वंश है? परमार वंश। ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे फिर आगे गुजरात का चालुक्य वंश। ठीक है ना। गुजरात का चालुक्य वंश, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन? गुजरात या अहिलवाड़ा के चालुक्य अथवा सोलंकी। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? गुजरात या अहिलवाड़ा के चालुक्य अथवा सोलंकी, यानी इन नामों से जाना जाता है गुजरात के चालुक्य वंश को। ठीक है। याद रखना है कि गुजरात में जो चालुक्य थे ना, ये प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत होते थे, यानी प्रतिहारों के सामंत होते थे ये गुजरात के चालुक्य। ठीक है। चालुक्य वंश की जो स्थापना है, चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी 942 ईस्वी में, और ये स्थापना किसने की थी? मूलराज फर्स्ट ने, यानी मूलराज फर्स्ट के द्वारा ही चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी 942 ईस्वी में। कहाँ पे की गई थी? गुजरात में। ठीक है ना। मूलराज फर्स्ट है ना, उसने अपनी राजधानी बनाया था अहिलवाड़ा को, यानी राजधानी किसे बनाया गया था? अहिलवाड़ा को बनाया गया था। याद रखना है कि जो मूलराज फर्स्ट है ना, ये 996 ईस्वी तक शासक रहा था। 996 ईस्वी तक शासन किया गया था किसके द्वारा? मूलराज फर्स्ट के द्वारा। इसके बाद में इनके शासक हुए थे वल्लभराज और दुर्लभराज, यानी ये शासक हुए थे गुजरात के चालुक्य वंश के। इनका जो प्रथम ताकतवर शासक था, इनका जो प्रथम ताकतवर शासक था, उसका नाम था भीमदेव फर्स्ट, यानी ये इनका प्रथम ताकतवर शासक माना जाता है, जिसका शासनकाल रहा था 1022 से लेकर 1064 तक, यानी 1022 से लेकर 1064 तक इनका शासक कौन रहा था? भीमदेव फर्स्ट रहा था। तो ये इनका प्रथम ताकतवर शासक था। ठीक है। जो भीमदेव फर्स्ट है, उसने जेजाग बुक्ति के, जेजाग बुक्ति जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड कहते हैं,
वहाँ के चंदेलों को इसने पराजित किया था, यानी जजाक भुक्ति के चंदेलों को पराजित किया गया था किसके द्वारा? भीमदेव फर्स्ट के द्वारा। भीमदेव फर्स्ट है ना, पहले तो वो भोज परमार से पराजित हुआ था, क्योंकि भोज परमार ने अहिलवाड़ा पर आक्रमण के लिए सेना भेजी थी जिसमें भीमदेव फर्स्ट पराजित हुआ, अभी अपन ने चर्चा की थी। लेकिन 1055 ईस्वी में जो भीमदेव फर्स्ट है ना, उसने पराजित कर दिया कलचूरियों के साथ मिलकर के किसको? भोज को, और दारा है ना उसे नष्ट कर दिया गया था। ठीक है ना। मैं दोबारा बता देता हूँ, गुजरात या अहिलवाड़ा के चालुक्य या सोलंकी इन्हें कहा जाता है। चालुक्य है ना, ये जो प्रारंभ में सामंत होते थे किसके? प्रतिहारों के सामंत थे। चालुक्य वंश की जो स्थापना है वो 942 ईस्वी में की गई थी मूलराज फर्स्ट के द्वारा। ठीक है ना। दरअसल ये जो स्थापना थी है ना, वर्तमान में जो गुजरात राज्य वहीं पर की गई थी। इन्होंने जो राजधानी है ना वो किसको बनाया था? अहिलवाड़ा, यानी इनकी राजधानी कौन सी थी? अहिलवाड़ा थी गुजरात के चालुक्यों की। 996 ईस्वी तक शासन किया था किसने? मूलराज फर्स्ट ने। उसके बाद में इनके शासक हुए थे वल्लभराज और दुर्लभराज, यानी वल्लभराज और दुर्लभराज है ना वो इसके बाद में इनके शासक हुए थे। इनका जो प्रथम ताकतवर शासक है ना वो किसे माना जाता है? भीमदेव फर्स्ट को, यानी भीमदेव फर्स्ट नाम वो इनके प्रथम ताकतवर शासक के रूप में इसे जाना जाता है। इसने शासन किया था 1022 से लेकर 1064 तक, यानी 1022 से लेकर 1064 तक शासक कौन रहा था? भीमदेव फर्स्ट रहा था। भीमदेव फर्स्ट है ना, उसने जेजाक भुक्ति के चंदेलों को पराजित किया था, यानी जेजाक भुक्ति के जो चंदेल है ना उन्हें पराजित किया गया था किसके द्वारा? भीमदेव फर्स्ट के द्वारा। भीमदेव फर्स्ट है ना, उसे पहली बार तो भोज परमार ने पराजित किया, लेकिन 1055 ईस्वी में इसने कलचूरियों के साथ मिलकर के भोज परमार को हरा दिया था। ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं भीमदेव फर्स्ट 1022 से 1064 तक। ठीक है ना। जो भीमदेव फर्स्ट है उसके समय गुजरात में महत्वपूर्ण मंदिर था कौन सा? सोमनाथ मंदिर। ये सोमनाथ मंदिर नहीं, ये महत्वपूर्ण मंदिर था। ठीक है ना। ये जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात के पाटन जिले में है। वर्तमान में कहाँ पे? गुजरात के पाटन जिले में स्थित है सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा ही ये निर्मित था, यानी पहले देवताओं ने ही इसे बनाया था। दरअसल जो शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है ना वो सोमनाथ में ही माना जाता है। यानी शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग कहाँ माना जाता है? सोमनाथ में माना जाता है। दरअसल ये मंदिर है ना ये काफ़ी विशाल था, और इसमें है ना सोने और चांदी और हीरे जवाहरात का प्रयोग था। ठीक है ना। इसका प्रयोग किया गया था पहले सोमनाथ मंदिर में। इसका जो तहखाना है ना वो सोने चांदी हीरा जवाहरात से भरा रहता था, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से यात्री आते थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धन है वो दान किया जाता था। तो कहने का मतलब है कि ये जो मंदिर था ये काफ़ी उच्च कोटि का था। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भीमदेव फर्स्ट के समय यहाँ पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था किसके समय? भीमदेव फर्स्ट के समय। और ये आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ठीक है ना। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। दरअसल महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 1000 से लेकर 1027 तक कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। और ये जो सोमनाथ पर आक्रमण है ना ये गजनवी का कौन सा आक्रमण था? 15वां था। यानी जो 17 आक्रमण किए गए थे ना, तो ये सोमनाथ पर जो आक्रमण था ये कौन सा आक्रमण था? गजनवी का 15वां आक्रमण था। ठीक है ना। कहते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में पुजारी थे। जब गजनवी ने आक्रमण किया तो
काट दिए किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है ना। कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारा सोना लौटा गया था, यानी जितना ले जा सकता था ना उतना ले गया था कौन? महमूद गजनवी। ठीक है। इसका जो वर्णन है ना सोमनाथ मंदिर का वर्णन वो अल-बरूनी ने भी किया है, यानी कि विदेशी जो इतिहासकार है ना उन्होंने भी इस सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। इसने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तहरीक उल हिंद, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। ये जो मंदिर है ना इस पर कई आक्रमण हुए हैं। ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये महमूद गजनवी का ही आक्रमण हुआ, बार बार इसे तोड़ा गया। तो इस पर आक्रमण हुआ, इसके बाद में बताता हूँ कब कब हुए थे। 1297 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था अलफ खान ने। किसने किया था? अलफ खान ने। 1314 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था अहमद शाह ने, यानी अहमद शाह के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। कब? 1314 ईस्वी में। 1318 ईस्वी में फिर आक्रमण हुआ और ये किया था शम्स खान ने। किसने किया था? शम्स खान ने। 1394 में फिर आक्रमण हुआ और ये किया था मुजफ्फर खान द्वितीय ने। किसने किया था? मुजफ्फर खान द्वितीय ने 1394 में। फिर आक्रमण हुआ 1520 में। कब हुआ था? 1520 में, और ये किया था तातर खान ने। किसने किया था? तातर खान ने। और फिर आक्रमण हुआ 1669 में, जो किसने किया था? औरंगजेब ने। तो बार बार है ना इस पर आक्रमण होते रहे थे। कौन से मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर। इसका पहले पुनर्निर्माण है ना वो करवाया किसने? भीमदेव फर्स्ट ने। फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया था जय सिंह सिद्धराज ने। उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया कुमारपाल ने। फिर है ना इसका पुनर्निर्माण एक बार करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने भी। ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज आए ना तो पूरी तरह से जो मंदिर है ना वो अपनी चमक खो चुका था, खंडर बन चुका था सोमनाथ मंदिर। यानी इतना ज़्यादा जो प्रसिद्ध मंदिर है ना वो एक समय में अपनी चमक पूरी तरह से खो चुका था। ठीक है। उसके बाद में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग उठाई कि इस मंदिर को निर्मित किया जाए। ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मांग उठाई थी। जिसके बाद में 1951 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इसका अंतिम निर्माण करवाया गया। यानी 1951 में भारत सरकार है ना उसने अंतिम निर्माण करवाया था अंतिम रूप से। कौन से मंदिर का? सोमनाथ। तो ये भी अब भी काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन उस समय तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना था। मंदिर सोने से ही बना हुआ था, हर तय खाने में भी क्या भरा पड़ा था? सोना भरा पड़ा था। लेकिन इसे बार बार आक्रमणकारियों ने लूट करके क्या कर दिया? नष्ट किया। ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ दोबारा कि गुजरात में है ना भीमदेव फर्स्ट के समय एक महत्वपूर्ण मंदिर था। कौन सा? सोमनाथ मंदिर। ठीक है ना। दरअसल इसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर है ना ये देवताओं के द्वारा खुद ही बना दिया गया था। दरअसल 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण जो शिव का ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पे माना जाता है? सोमनाथ में ही माना जाता है। ये मंदिर काफ़ी विशाल था और यहाँ पर सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात काफ़ी कह सकते हैं कि मात्रा में थे। महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। कौन से मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर। कब आक्रमण किया गया? 1025 ईस्वी में। गजनवी ने वैसे भारत पर है ना 1000 से 1027 तक कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। और इन 17 में ये कौन सा आक्रमण था? 15वां आक्रमण था। यानी 17 आक्रमणों में ये 15वां आक्रमण था किसका? महमूद गजनवी का। गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ा और यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा सोना, हीरे, जवाहरात लूटे गए थे। किसके द्वारा? गजनवी के द्वारा। इस मंदिर का वर्णन है ना फारसी इतिहासकार जिसका नाम था अल-बरूनी, उसके द्वारा भी इस मंदिर का वर्णन किया गया था। और उसने किया था अपनी पुस्तक में जिसका नाम क्या था? तहरीक उल हिंद। यानी इस पुस्तक में इस मंदिर का वर्णन किया गया था। उसके बाद में ये जो मंदिर है, ये मंदिर इस पर है ना ये आक्रमण नहीं हुआ, बार बार फिर आक्रमण हुए थे। दरअसल 1297 ईस्वी में यहाँ पर किया था अलफ खान ने आक्रमण किया। 1314 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया अहमद शाह ने। 1318 में आक्रमण किया था शम्स खान ने। उसके बाद में 1394 में आक्रमण किया था यहाँ पर मुजफ्फर खान द्वितीय ने।
1520 में आक्रमण किया था तातर खान ने, 1669 ईस्वी में आक्रमण किया था औरंगजेब ने। यानी एक प्रकार से बार बार इतने खतरनाक आक्रमण हुए, बार बार इसे लूटा गया, तो इसके बाद में मंदिर है ना वो खंडर अवस्था में तब्दील हो चुका था। हालांकि सबसे पहले इसका पुनर्निर्माण भीमदेव फर्स्ट ने करवाया, फिर जयसिंह सिद्धराज ने भी पुनर्निर्माण करवाया, उसके बाद कुमारपाल ने भी पुनर्निर्माण करवाया और अहिल्याबाई होलकर के द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अंग्रेजी शासन के समय ये मंदिर था ना, ये एक प्रकार से जीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात के ही तो रहने वाले थे ना, उन्होंने सिफारिश की थी कि इस मंदिर को फिर से बनाया जाए, और इसीलिए फिर भारत सरकार के द्वारा इसका पुनर्निर्माण 1951 में किया गया। तो वर्तमान में जो मंदिर है ना ये 1951 का ही पुनर्निर्माण है। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। उसके बाद में भीमदेव फर्स्ट के बाद में शासक बना था इनका करण सिंह। करण सिंह का शासनकाल 1064 से लेकर 1094 तक रहा था। ठीक है ना। जो करण सिंह है ना, उसने उपाधि धारण की थी, कौन सी? त्रिलोक्यमल की। यानी त्रिलोक्यमल की उपाधि धारण की गई थी किसके द्वारा? करण सिंह के द्वारा। तो भीमदेव फर्स्ट के बाद में करण सिंह शासक हुआ 1064 से 1094, और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिलोक्यमल की। ठीक है। आगे के शासक देखते हैं। आगे फिर इनका शासक हुआ था जयसिंह सिद्धराज। ठीक है ना। जयसिंह सिद्धराज का शासनकाल माना जाता है 1094 से 1153 तक। उपाधि क्या थी इसकी? सिद्धराज थी। निर्माण करवाया था इसने रुद्र महादेव का मंदिर, ये सिद्धपुर में बना हुआ है गुजरात में। तो ये किसने बनवाया था? जयसिंह सिद्धराज ने। और इसके दरबारी का नाम क्या था? हेमचंद्र था, जो काफ़ी प्रसिद्ध दरबारी माना जाता है। किसका? जयसिंह सिद्धराज का। तो इसके बारे में अपन वर्णन पढ़ेंगे अभी। किसके बारे में? जयसिंह सिद्धराज के बारे में। ठीक है। तो जयसिंह सिद्धराज का शासनकाल 1094 ईस्वी से लेकर कब तक रहा था? 1153 ईस्वी तक। सॉरी। जो जयसिंह सिद्धराज है उसके बारे में याद रखना है कि ये जब शासक बना ना, तो ये काफ़ी कम उम्र में था। यानी इसकी एज है ना वो कम थी किसकी? जयसिंह सिद्धराज की। और इसीलिए इसकी संरक्षक इसकी माता बनी थी। यानी माता और संरक्षक कौन थी इसकी? मैनाल देवी। ये माता और संरक्षक थी किसकी? जयसिंह सिद्धराज की। ठीक है। जयसिंह सिद्धराज है ना, इसके पास कौन सी उपाधि थी? सिद्धराज। जो सिद्धराज है ना, ये इसके पास उपाधि थी। जयसिंह सिद्धराज ने एक कस्बा बसाया था, कौन सा? सिद्धपुर। सिद्धपुर कस्बा इसी ने बसाया था, जो वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में। किसके द्वारा बसाया गया था? जयसिंह सिद्धराज के द्वारा बसाया गया। और यहीं पर जयसिंह सिद्धराज ने रुद्र महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर बनवाया था? रुद्र महादेव का मंदिर यहीं पर बनवाया था। कहाँ पे? सिद्धपुर में। जो जयसिंह सिद्धराज है उसके दरबारी का नाम था हेमचंद्र। क्या नाम था? हेमचंद्र। ये जो हेमचंद्र है ना, ये जैन धर्म से संबंधित था। कौन से धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। कौन? हेमचंद्र। हेमचंद्र के बारे में कहा जाता है कि इसने 3.5 करोड़ है ना श्लोक लिखे थे। कितने श्लोक लिखे थे इन्होंने? 3.5 करोड़ श्लोक लिखे गए थे। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। इसकी पुस्तकें कौन कौन सी है मुख्य बता देता हूं मैं। पुस्तकें थी दुआ सर्वे महाकाव्य, अष्टदश
सहस्त्री, परिशिष्ट परव, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरितम। ये पुस्तकें थी किसकी? हेमचंद्र की। तो हेमचंद्र ने काफ़ी प्रसिद्ध थे और कौन से धर्म से संबंधित थे? ये जैन धर्म से संबंधित थे। जो जयसिंह सिद्धराज है उन्होंने आक्रमण किया था कहाँ पर? अवंती पर आक्रमण किया था। जयसिंह सिद्धराज के द्वारा कहाँ पर आक्रमण किया गया? अवंती पर। और अवंती में उस समय जो शासक है उसका नाम क्या था? यशोवर्मन। मैंने बताया था ना परमार शासन चल रहा था कहाँ पे? अवंती में। तो परमार शासक कौन था? यशोवर्मन था। जो जयसिंह सिद्धराज है उन्होंने यशोवर्मन को पराजित कर दिया। यशोवर्मन को पराजित किया गया जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। और जयसिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को पराजित करके अवंती राज की उपाधि धारण की। तो एक उपाधि तो इनके पास सिद्धराज की थी और एक अवंती राज की उपाधि धारण की थी। किसको हरा करके? यशोवर्मन को हरा करके, जो कौन से वंश का शासक था? परमार वंश का शासक था। जो जयसिंह सिद्धराज है उसके बारे में मैंने बताया था पहले ही कि इन्होंने सोमनाथ मंदिर है ना उसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। यानी जयसिंह सिद्धराज के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर पर एक तीर्थ यात्रा कर लगता था। जो भी यहाँ पे तीर्थ यात्री आते थे ना उन पर तीर्थ यात्रा कर लगता था। कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर में आने पर। और ये जो तीर्थ यात्रा कर था ना इसे कूट कहा जाता था। क्या कहते थे? कूट। तो सोमनाथ मंदिर पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को क्या कहते थे? कूट। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये जो तीर्थ यात्रा कर है ना ये जयसिंह सिद्धराज ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। तो जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और इस तीर्थ यात्रा कर को क्या कहा जाता था? कूट कहा जाता था। दोबारा बता देता हूं, आपको याद रखना है कि जयसिंह सिद्धराज है ना उसका शासनकाल रहा था 1094 से लेकर 1153 ईस्वी तक। ठीक है ना। इनकी जो माता और संरक्षक है ना वो कौन थी? मैनाल देवी। यानी जयसिंह सिद्धराज की माता और संरक्षक कौन थी? मैनाल देवी थी। इनकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी? सिद्धराज की उपाधि थी। इन्होंने एक कस्बा बसाया था। कौन सा? सिद्धपुर, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। और यहीं पर इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा? रुद्र महादेव का मंदिर। यानी रुद्र महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। जो जयसिंह सिद्धराज है उनके दरबारी का नाम था हेमचंद्र। दरबारी कौन थे? हेमचंद्र थे। और ये हेमचंद्र है ना ये कौन से धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से। हालांकि जो गुजरात के चालुक्य वंश के शासक है ना ये शैव होते थे। क्या थे? शैव। लेकिन ये हेमचंद्र है ना इसका जो दरबारी था वो कौन से धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से। कहा जाता है कि इसने 3.5 करोड़ श्लोक लिखे थे। हेमचंद्र के द्वारा कितने श्लोक लिखे गए थे? 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की गई थी। किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। तो इसकी जो पुस्तकें हैं वो मुख्य कौन सी थी? एक तो थी द्वाश्रव्य महाकाव्य, एक थी अष्टदश सहस्त्री, एक थी परिशिष्ट परव और एक थी त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरितम। तो ये सारी पुस्तकें हैं ना ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। जो कौन सी भाषा में थी? स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में थी, तभी इन्होंने श्लोक लिखे थे। जो जयसिंह सिद्धराज है ना उन्होंने अवंती पर आक्रमण किया था और अवंती के शासक जिसका नाम था यशोवर्मन। कौन से वंश का था ये? परमार वंश का था। इसे पराजित कर दिया गया था। यानी यशोवर्मन जो परमार वंश का शासक था उसे पराजित किया था। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। यशोवर्मन को पराजित करके इन्होंने उपाधि धारण की थी। कौन सी? अवंती राज की उपाधि धारण की थी।
जो जयसिंह सिद्धराज है ना, उसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। यानी सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया गया था किसके द्वारा? जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। जयसिंह सिद्धराज है ना, उसने सोमनाथ मंदिर पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। जो तीर्थ यात्रा कर सोमनाथ मंदिर पर लगता था, यह जयसिंह सिद्धराज ने समाप्त किया। और इस तीर्थ यात्रा कर को क्या कहा जाता था? कूट कहते थे। क्या कहते थे इसे? कूट कहते थे। और इसे समाप्त किया गया था किसके द्वारा? जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। ठीक है, और पढ़ते हैं थोड़ा जयसिंह सिद्धराज के बारे में। जयसिंह सिद्धराज है, उसका संघर्ष हुआ था अजमेर के चौहान शासक से। अजमेर के चौहान शासक से संघर्ष हुआ था, जिसका नाम क्या था? अर्णोराज। ठीक है ना, अर्णोराज था। 1134 ईस्वी में जयसिंह सिद्धराज ने अजमेर पर आक्रमण किया। ठीक है ना। कहते हैं कि आक्रमण के बाद में जब दोनों में संघर्ष हुआ तो दोनों ने संधि कर ली। यानी जयसिंह सिद्धराज और अर्णोराज है ना, उन दोनों के मध्य संधि हो गई। जिसके बाद में जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी, जिसका नाम था कांचन देवी। जयसिंह सिद्धराज की पुत्री का नाम क्या था? कांचन देवी। कांचन देवी है ना, उसका विवाह है अर्णोराज के साथ कर दिया गया। यानी कांचन देवी का विवाह किसके साथ हुआ? अर्णोराज के साथ हुआ। अब यहाँ पर है ना, दरअसल संधि हुई और दोनों की संधि है ना, वो रिश्तेदारी में बदल गई। लेकिन जो कांचन देवी है ना, उसका बार बार विवाद चलता रहता था किसके साथ? जयसिंह सिद्धराज के साथ। यानी अर्णोराज के साथ। यानी जयसिंह सिद्धराज है ना, उसे अपने से नीचे समझता था अर्णोराज, और इसीलिए अर्णोराज और कांचन देवी के मध्य विवाद होता रहता था। दरअसल घटना बताई जाती है 1147 ईस्वी की। कहते हैं कि अर्णोराज और कांचन देवी है ना, दोनों चौपड़ खेल रहे थे। ठीक है ना। और उसी समय दोनों में लड़ाई हो गई। अर्णोराज और कांचन देवी में लड़ाई हो गई। जो अर्णोराज है ना, वो तो गालियां देने लगा चालुक्यों को और कांचन देवी चौहानों को। अब अर्णोराज ने तो सहन कर लिया कैसे न कैसे करके, लेकिन ये नहीं सहन कर सके। यानी स्त्री है ना, कभी अपनी पीर की बुराई सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि सहन करे भी कैसे? क्योंकि जीवन तो उन्होंने दिया ना, कैसे सहन कर सकती है? तो ये भी नहीं सहन कर पाई। ठीक है ना। और इसीलिए ना, ये अर्णोराज को छोड़ करके कहाँ पे आ गई? गुजरात। और इसने सब कुछ बता दिया अपने भाई को, जिसका नाम क्या था? कुमारपाल था। ठीक है ना। तो इसे बता दिया गया कि इस तरह से उसे बेइज्जत किया गया है। किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा। कुमारपाल है ना, उसने प्लान बना लिया फिर आक्रमण का। 1148 ईस्वी में जो कुमारपाल है ना, उसने अजमेर पर आक्रमण किया। अजमेर पर आक्रमण करके इसने अर्णोराज को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी अर्णोराज है ना, वो बुरी तरह से पराजित हुआ। जिसे किसने पराजित किया था? कुमारपाल ने। ठीक है ना। कहते हैं कि कुमारपाल ने अजमेर के जो क्षेत्र है ना, उन पर भी अपना अधिकार कर लिया। आखिरकार जो अर्णोराज है ना, उसने कुमारपाल से माफ़ी मांगी और इसे अपनी बहन देकर पीछा छुड़वाया कुमारपाल से। कुमारपाल के साथ इसकी बहन का विवाह हुआ, जिसका नाम क्या था? जलहणा। यानी कुमारपाल के साथ फिर संधि करनी पड़ी, और संधि करने का मतलब फिर रिश्तेदारी में बदलना पड़ा। और कुमारपाल के साथ किसका विवाह कर दिया गया? जलहणा का, जो किसकी बहन थी? अर्णोराज की बहन थी। तो इस तरह से ये चौहानों और चालुक्यों के मध्य 2 बार विवाद हुआ था। किसके समय? जयसिंह सिद्धराज के समय। जयसिंह सिद्धराज है ना, इसके बारे में याद रखना है कि इसके बारे में एक फारसी इतिहासकार जिसका नाम है ओफी खान, ठीक है ना, उसने कहा है कि जयसिंह सिद्धराज ने खंबात में, खंबात कहाँ पड़ता है? गुजरात में है, वहाँ पर एक मस्जिद के निर्माण के लिए इसने दान दिया था। ठीक है ना। यानी मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख बलौतर दान दिया था। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। ऐसा किसने लिखा है? ओफी खान ने। तो याद रखना है कि ये जो जयसिंह सिद्धराज है ना, ये प्रथम हिंदू शासक था जिसने किसी मस्जिद के निर्माण के लिए दान दिया था। यानी किसी मस्जिद के निर्माण के लिए दान देने वाला जो प्रथम हिंदू शासक है, वो किसे माना जाता है? यहाँ पे
किसे माना जाएगा यहाँ पे, तो ये माना जाएगा किसको, जयसिंह सिद्धराज को। ठीक है, तो ये था जयसिंह सिद्धराज। दोबारा चर्चा कर लेते हैं। जयसिंह सिद्धराज का संघर्ष हुआ था अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज के साथ। 1134 ईस्वी में जयसिंह सिद्धराज ने अजमेर पर आक्रमण किया। अर्णोराज और जयसिंह सिद्धराज दोनों में संघर्ष हुआ, लेकिन इसके बाद दोनों में संधि हो गई। जयसिंह सिद्धराज की पुत्री जिसका नाम था कांचन देवी, उसका विवाह किससे हुआ, अर्णोराज से। 1147 ईस्वी में अर्णोराज और कांचन देवी के मध्य विवाद हुआ, जिसके बाद में 1148 ईस्वी में जयसिंह सिद्धराज के पुत्र, क्या नाम था, कुमारपाल, उसने अजमेर पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इसने अर्णोराज को बुरी तरह से पराजित किया। अजमेर के आसपास के जो क्षेत्र थे ना, उन पर भी अधिकार कर लिया गया। आखिरकार जो कुमारपाल है ना, उसके साथ अर्णोराज ने संधि कर ली और अपनी बहन जलहना का विवाह है अर्णोराज ने किसके साथ कर दिया, कुमारपाल के साथ किया। ठीक है, उसके बाद में एक फारसी इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, औफी खान। ठीक है, फारसी इतिहासकार था। दरअसल इसने लिखा कि जो जयसिंह सिद्धराज है ना, उसने खंबात में, कहाँ पे, खंबात में एक मस्जिद के निर्माण के लिए दान किया था। यानी खंबात में एक मस्जिद के निर्माण के लिए दान किया गया था, किसके द्वारा, जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। ठीक है ना, 1 लाख बलौतर का दान किया था। खंबात कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। और आपसे पूछा जाए कि एक मस्जिद के लिए दान करने वाला पहला हिंदू शासक किसे माना जाएगा, तो जयसिंह सिद्धराज को माना जाएगा। तो ये था जयसिंह सिद्धराज। अभी गुजरात के चालुक्य वंश में और भी बाकी हैं, कुमारपाल वगैरह, जयपाल वगैरह, उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए फिर आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तो अगले वीडियो में हम चालुक्य वंश के बाकी शासकों के और अगला वंश चौहान वंश है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि आपके इसी गुप्तोत्तर काल में आता है। ठीक है ना, तो इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक के लिए धन्यवाद।